अच्छा चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपको आवाज तो आ रही होगी मेरी। हाँ। तो एक बार स्टार्ट करने है ना, स्टार्ट तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपको आवाज आ रही है। ओके, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल तक हमने वो मनी सप्लाई वाला ये सब कर लिया था, लेकिन कल हम नहीं कर पाए थे, है ना। डिस्कशन वगैरह थोड़ा सा हो गया था तो इस वजह से। तो आज मनी के बारे में हमने थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया था कि फिएट मनी वगैरह क्या होती है, एनिमल मनी इन द सेंस की कमोडिटी, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक हमने देख ली थी इसकी, है ना। तो आज थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ते हैं M1 M2, ये मनी सप्लाई क्या होता है बेसिकली, M1 M2 M3 M4, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये क्या होता है बेसिकली, है ना। तो उन चीज़ों को एकदम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बेसिकली सेकंड रुकना, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, एक सेकंड बस, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट बस, 1 मिनट दीजिएगा। मैं अब बाकी लोग को भी इनवाइट कर सकते हैं, है ना। ठीक है चलो, हमने टाइप्स ऑफ मनी देख लिया था, लीगल टेंडर देख लिया था। लीगल टेंडर मैं आपको बता देता हूँ, लीगल टेंडर से स्टार्ट कर लेते हैं। यार आप अगर किसी दुकान के पास जा रहे हैं और दुकान पे आपने उसको पैसे दे दिए, है ना, मतलब मान लो आप चॉकलेट लेने गए और चॉकलेट वो 10 रुपए की है ना, आपने उसको 10 रुपए दे दिए और वो उसने ले लिए। बट अगर वो चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है ना, बट नहीं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, है ना, एक तरीके से, क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन का एक लीगल टेंडर बन चुका है। मतलब ऐसा समझ लो एक तरीके से कि उसको सैंक्शन कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इन द सेंस कि उस पर आरबीआई गवर्नर की मोहर है भाई, बकायदा वो असेप्टेबल करेंसी है, उसको सारे लोगों के बीच में एक एज अ ट्रस्ट फैक्टर कि हाँ भाई, अगर आरबीआई के गवर्नर के साइन है, वो नोट है, वो रियल है। रियलिटी चेकअप के हमारे पास अलग अलग प्रोसीजर है कि हम 500 रुपए का नोट है उसको ऐसे देखते हैं, 2000 का है तो उसको ऐसे देखते हैं, है ना। मतलब कोई भी ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसी मतलब करेंसी जो कि रिफ्यूज नहीं करे जाए किसी और के द्वारा, तो बेसिकली वो लीगल टेंडर हो जाता है इन द सेंस। अब ऐसा भी नहीं है आप नकली नोट जाके उसको पकड़ाने लगो दुकानदार को, वो कहाँ लेगा, नहीं। जो जो जिस चीज के लिए लीगल टेंडर दिया गया इन द सेंस कि 10 रुपए का आपका नोट है, उसको आरबीआई के साइन है, उसमें बकायदा बीच में एक वो होता है स्लिप, मतलब स्लिप इन द सेंस की एक बोलते हैं ना, तार लगा हुआ है बीच में, उस पर आरबीआई दिखता है, ये वो, है ना। तो वो सारी चीजें एक मतलब आपको मतलब एक तरीके से आपको नोट की पहचान करने में हेल्पफुल भी होती है। तो वो एक तरीके से वो लीगल टेंडर है, ना कि वो लीगल टेंडर है कि आपको एक फेक करेंसी दे देते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप बोले तो जस्ट लाइक जैसे लीगल टेंडर अगर हम देखते हैं तो मतलब एक तरीके से ये लिमिटेड भी हो सकता है लीगल टेंडर, अनलिमिटेड भी हो सकता है ना। लिमिटेड कैसे होगा भाई यार, सारी करेंसी तो एक्सेप्टेबल होती है, तो लिमिटेड कैसे हो गया, ये तो आपने गलत चीज बोल दी। मतलब आप मेरे को बोलेंगे कि ये तो गलत चीज बोल दी कि अगर मैं 10-10 रुपए के नोट देता हूँ तो वो तो उसको सारे एक्सेप्ट करने होंगे। तो वो तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर की कैटेगरी में आ गया कि मतलब वो तो अनलिमिटेडली कितने भी पैसे मैं उसको दे सकता हूँ, वो सारे ही एक्सेप्ट करेगा। वो 10 रुपए का नोट आपने बोला कि वो लीगल टेंडर है तो उसको अनलिमिटेडली एक्सेप्ट करने चाहिए, तो फिर आपने लिमिटेड लीगल टेंडर क्यों बोला। तो आपको बता देता हूँ, है ना, कि लिमिटेड और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, है ना। है दोनों थोड़ी सी सिमिलर ही चीजें, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, बट फिर भी एक माइनर सा डिफरेंस है। लिमिटेड लीगल टेंडर वो होता है, जस्ट लाइक मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, कोइनेज एक्ट 2011 है, इसको ध्यान रख लेना। कोइनेज, बट एज सच कोई भी जरूरत नहीं है, कोइनेज एक्ट। और मेरी राइटिंग में इसमें ध्यान मत दीजिएगा, वो थोड़ा सा इशू होता है इसमें, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। एक कोइनेज एक्ट 2011 है, उसने क्या बोला, जस्ट लाइक जैसे 50 पैसा के जो कोइन है उनको एज अ लीगल टेंडर यूज करा जा सकता है ना। अब उनको कहां तक यूज करा जा सकता है यार, आप 10 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो, अब 50-50 पैसे, वैसे ये अब इनका लीगल टेंडर खत्म हो गया है, अब आपका 50 पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसका लीगल टेंडर खत्म कर दिया सरकार ने, तो वो अब कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन मान लो आप 50-50 पैसे के एक टाइम पे एक्सेप्टेड थे, अब आप 10 करोड़ की गाड़ी लेने जा रहे हो, तो आप 50-50 पैसे के उसको सिक्के थमाओगे क्या, है ना। जस्ट लाइक हम प्रैंक वीडियोस में देखते हैं कि कोई
एक गाड़ी लेने चला जाता है, वो सिक्के लेके जाता है, तो क्या वो सामने जो गाड़ी का शोरूम मालिक है, क्या वो उन सिक्कों को मना कर सकता है लेने से? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो अंडर कॉइनेज एक्ट 2011 में एक चीज प्रोवाइड करी गई थी कि 50 पैसे के कॉइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 रुपए तक का ड्यू करने में, मतलब इन द सेंस कि 10 रुपए का अगर आपका उधार है किसी पे, तो आप 50 पैसे के सिक्के उसको दे सकते हैं, है ना? चलो ठीक है, ये चीज आपने बोल दी। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा आगे। अभी आपको इतना समझ में आएगा कि अंडर कॉइनेज एक्ट 2011 50 पैसे से हम 10 रुपए तक का भुगतान कर सकते थे। अब अब जो कॉइन 1 रुपए का आपका कॉइन है ना, 1 रुपए का आपका कॉइन है, आपके अब अलग अलग कॉइन्स भी आने चालू हो गए, जैसे 75 का कॉइन्स हो गया, 100 का कॉइन, बेसिकली जो सरकार ने अभी लॉन्च भी करे थे, है ना? तो जो आपका 1 रुपए का कॉइन है और उससे ऊपर का जो कॉइन है, जो कि 1000 तक, आई थिंक 1000 तक के 1 रुपए का कॉइन से आप 1000 रुपए तक का ड्यू कर सकते हैं। मतलब मान लो कि 1000 रुपए का आपको किसी को भुगतान करना है, तो आप 1 रुपए के नोट से कर सकते हैं, एक एक के सिक्के दे दें आप उसको। अब आप यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यार, अभी तो आप ये बोल रहे थे कि सारी जो करेंसी है बेसिकली वो लीगल टेंडर है और उनको एक्सेप्ट करना होगा, कोई उसको डिक्लाइन नहीं कर सकता है, तो आप ये चीज क्यों बता रहे हैं कि 50 पैसे से 10 रुपए तक ही वो ड्यू कर सकता है और 1 रुपए से 1000 रुपए तक का ही अपना भुगतान कर सकता है? देखो मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई भी एक तरीके से मान लो, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसको एक्सेप्ट करें। मान लो कि आपको एक चीज प्रोवाइड कर दी गई है अंडर कॉइनेज एक्ट 2011 में कि 50 पैसे से आप 10 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, 1 रुपए से 1000 तक का। लेकिन इफ अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हैं तो सामने वाला बाध्य नहीं है कि आपके वो पैसे एक्सेप्ट ही करे। लीगली उसने अगर मान लो 1000 रुपए तक के सिक्के ले लिए हैं, उसके बाद वो लेने से मना कर रहा है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इसको लो। क्यों? अब आप बोलते हैं कि यार मैंने तो 2-2 हजार के सिक्के दिए हैं, वो तो ले लेता है। अब उसमें केस में क्या सिनेरियो आ जाता है, वो वॉलेंटरली उसके ऊपर हो जाता है, सामने वाले के ऊपर, कि वो 1000 रुपए से ज्यादा के सिक्के एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। बट एक तरीके से प्रोवाइड क्या कर रहा है कि 1000 रुपए तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, सामने वाले को आप दे सकते हैं। लेकिन सामने वाले को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप 1000 रुपए से ऊपर के भी मैं आपको सिक्के दूंगा, आप लो। वो सामने वाले की इच्छा है कि वो उन सिक्कों को ले या ना ले, डजेंट डिपेंड कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तेरे को लेने ही पड़ेंगे। वो सामने वाला मन कर रहा नहीं ले सकता, मैंने अंडर कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग मेरे को इतना ले रहा था, मैंने ले लिया, मैं नहीं लेता, बताओ क्या करोगे? है ना? तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना? उसकी वॉलेंटरली इच्छा है तो आपके एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, एक तरीके से, है ना? ऐसा है, इसमें आपको समझ आएगा जो मैं चीज आपको बोल रहा था, है ना? तो ये थोड़ा सा लिमिटेड वाली कैटेगरी में आ जाता है कि हाँ वहां तक बाध्य करता है, बट प्रोहिबिट नहीं करा है। मतलब समझना इसका कि उसको प्रोहिबिट नहीं करा है, जैसे कि आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। चलो इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, हम पढ़ते हैं ना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ। अगर चलो ये इसको बाद में बता देंगे कि ओनली, उसमें शब्द आ गया ओनली, आप इन 5 पे तो भेदभाव नहीं कर सकते, वैसे आप भेदभाव कर सकते हैं। ऐसा समझ रहे हो ना? मैं आपको चलो एक सिनेरियो बताऊंगा बाद में जब हम पढ़ेंगे इसको। उसमें सिर्फ एक ओनली वर्ड है कि आप ओनली जो 5 चीज मेंशन है, जेंडर, सेक्स, रेस, कास्ट, इन पांचों के अलावा आप किसी पे नहीं, इन पांचों पे तो नहीं कर सकते, और बाकी आप जो भी ढूंढे वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। उनमें भी चलो आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, जो हमारे पॉलिटी के सेशन में, है ना? तो आपको ये चीज समझ आई होगी, आई थिंक इतना तो क्लियर हुआ होगा। और प्लस बीच में ये क्लियर कर देना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना? थोड़ा सा इशू हो जाता है तो बेसिकली, है ना? तो चलो कोई नहीं, आगे चल लेते हैं। तो अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई कि लीगल टेंडर ये वाली चीजें। अब अब मनी सप्लाई किस तरीके से होता है, कैसे नहीं होता है, क्या चीज होती है, कि आरबीआई के किस चीज से बाध्य है, किस चीज से बाध्य नहीं, मतलब थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद हम सीनियरेज को देखेंगे कि सीनियरेज क्या होता है बेसिकली, है ना? चलो उससे पहले सीनियरेज पढ़ लेते हैं, मैं क्योंकि थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी फ्लो में आ जाएगा, है ना? आप एक शब्द जरूर सुनते होंगे, और आई थिंक विजन वाले अगर टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते तो उसमें भी क्वेश्चन था शायद, पिछली वाली टेस्ट सीरीज में। ये सीनियरेज क्या होता है यार? आप हाइपोथेटिकली एक सिनेरियो समझना, और इसको प्लीज मैं स्पेलिंग दोबारा से लिख देता हूँ, मेरे मतलब इसमें टाइपिंग मत जाइएगा। SEI
GINORAGE, सीनियर। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली? इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपका एक ही चीज में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप खुद सोचो, सरकार ने 500 रुपए का नोट बनाया, है ना? उसको बनाने में कितना खर्चा आया? 9 रुपए आता है। आई थिंक, मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ, मोटा मोटा 10 रुपए आता है ना? एग्जैक्ट नहीं, हाइपोथेटिकली मान लेते, बट हाँ 9 रुपए के आसपास जितना भी आता है वो। 500 रुपए को नोट बनाने में खर्चा आता है 10 रुपए। आरबीआई को बेसिकली 10 रुपए का खर्चा आता है। अब जब ये नोट मार्केट में जा रहा है तो इस नोट की वैल्यू कितनी हो रही है? 500 रुपए। अब इस 500 में से मैं 10 घटा देता हूं अपने, कि मेरे को इसमें इतना खर्चा बनाने में आया। मतलब मान लो यार, पहले इस चीज को भी करने से पहले एक और चीज बता देता हूँ, कि आप कोई बिस्किट को फैक्ट्री को ओन करते हैं, पार्ले जी का आपका बिस्किट की कंपनी है, आपको उस पार्ले जी को बिस्किट बनाने में 2 रुपए की कॉस्ट आ रही है, और आप उसको मार्केट में बेच रहे हैं कितने रुपए का? 10 रुपए का। आपको अल्टीमेटली बेनिफिट कितने का हो रहा है? 8 रुपए का। आपको अल्टीमेटली बेनिफिट 8 का हो रहा है ना? अब इस सिनेरियो को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। आरबीआई को 10 रुपए का खर्चा आ रहा है 500 रुपए का नोट बनाने में, मार्केट में चल रहा है वो 500 रुपए का। अब 500 में से 10 रुपए को अगर हम घटा देते हैं, 490 का डायरेक्टली बेनिफिट किसको हो रहा है? आरबीआई को। क्योंकि भाई उसको बनाने में तो 10 का खर्चा है ना, और 500 में वो चल रहा है। 10 रुपए को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बचे कितने? 490। 490 का डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो वो पैसा जाता कहाँ है ना? उस पैसे का होता क्या है ना? आप मतलब आप सोच सकते हैं। और आई थिंक एग्जांपल समझ आया ना? मेरी आवाज बीच में इंटरप्ट तो नहीं हुई? क्योंकि काफी अच्छे से इस चीज को कनेक्ट भी करेंगे आगे। बता देना। पर हाँ ठीक है, आ रही है ना आवाज यार? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। हेलो। हाँ सर, क्लियर है। हाँ 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 हाँ। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यार, 500 रुपए का 10 रुपए बनाने में खर्चा आया, 490 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, है ना? अब इस प्रॉफिट का क्या होता है? मतलब बेसिकली ये जो प्रॉफिट है, अब ये जाता कहाँ है ना? अब ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये आरबीआई अपने पास रख लेती है, नहीं। वो ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट उसका क्या करती है? आपकी स्कीम्स वगैरह में इंप्लीमेंट कर दिए। तो आप एक चीज बोलेंगे कि सर एक काम ना करें, हमारे को जब भी कुछ भी ऐसी सिनेरियो बनता है कि सरकार के पास पैसा कम हो जाता है, बेसिकली मान लो कि सरकार कर्जे में डूब रही है, तो उसको तो एक तरीके से वो कर देना चाहिए, करेंसी को प्रिंट कर देना चाहिए, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। बट नहीं, करेंसी एक टाइम पे प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट उसका सिनेरियो समझना। इफ अगर करेंसी प्रिंट हो गई, हमारे प्रीवियस मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस आपको वो सारे कंसेप्ट बताऊंगे। इफ अगर करेंसी प्रिंट हो गई लार्ज स्केल पे, आप इसको, मैंने सी से करेंसी, पी से प्रिंट हो गई लार्ज स्केल पे, अब क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ी, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, कॉमन पीपल के पास पैसा पहुंच गया। अब यार मेरे पास अगर पैसा आ जाए तो मैं नई नई चीजों के खरीदूंगा ना। इफ अगर कोई बंदा शॉपिंग कर रहा है और मैं शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, सामने वाले के पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं खुद शॉपिंग करूंगा, है ना? लोगों के पास पैसा पहुंच गया, अब लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है उस लेवल की। अब सप्लाई हो नहीं रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे। कैसे? कि मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट है 10 रुपए का, उसको खरीदने वाले 100 लोग हैं। अब मेरे को वो एक बिस्किट बेचना है, और वो कितने रुपए में था पहले? 10 रुपए में, लेकिन सप्लाई शॉर्टेज हो गई, डिमांड 100 रुपए की है। इफ अगर मैं उसमें से, मान लो अगर मैं 10 रुपए का उसको 20 रुपए का करता हूँ सीधा, तो मान लो 50 लोग की डिमांड घट गई एकदम से। क्योंकि मैंने उसका 20 रुपए चार्ज कर दिया, तो जो 50 लोग थे वो हट गए कि यार इसने तो प्राइस बढ़ा दिया, छोड़ो अब क्या ही लेंगे। 50 बचे। अब मैं फिर अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता हूँ, मैंने मान लो 40 रुपए कर दी, 25 घट गए, 25 लोग निकल गए, 25 बचे। मैंने फिर उसकी डिमांड उसको बढ़ा दिया, मान लो मैंने 100 रुपए कर दिया, एक बंदा बचा। आपको क्या दिखा? जैसी डिमांड बढ़ी, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए ऑटोमेटिकली। क्या हुआ? इन्फ्लेशन का सिनेरियो होगा। अब 100 रुपए में वो बंदा उस बिस्किट को खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन
जो गरीब पर्सन है उनको वो बिस्किट खाना था, क्या वो खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो अल्टीमेटली करेंसी प्रिंट होगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई की शॉर्टेज होगी, क्योंकि उस लेवल का आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल हमारा अभी नहीं है, ठप्प है एक तरीके से। बस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एमएसएमई के थ्रू, स्टार्टअप के थ्रू, मेक इन इंडिया, तमाम वो सारी चीजें हैं, है ना। तो सप्लाई कम पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको जिम्बाब्वे वाला सिनेरियो या वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, लुइस 14, हाँ शायद उस टाइम पे फ्रांस में कितने लेवल पे इन्फ्लेशन आ गया था, है ना। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला सिनेरियो बन जाता है ना। तो करेंसी प्रिंट भी करते हैं, बट वो सिनेरियो बताएंगे कि वो सिनेरियो किस उसमें होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा सीनियोरेज वाली चीज की, इस तरीके से वो पैसा गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होता है बेसिकली, है ना। अब थोड़ा सा ये बेसिक बेसिक चीजें तो यार आपको पता होंगी, बट कोई नहीं, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है बट पता होनी चाहिए। मे भी क्या पता आप दूसरा एग्जाम दे तो उसमें आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ सकती है, नहीं भी आती है एलिमिनेशन मेथड में काम आ जाती है। कोई भी नॉलेज बेकार की नहीं होती है ना। अगर नॉलेज बेकार की होती तो भाई मतलब एक सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो कि आपको लाइफ टाइम आपको बेनिफिट करती है ना। थोड़ा सा एक मतलब फैक्चुअल चीज है, उसको देख लेते हैं। अगर आप अदर एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसमें भी काम आ जाती है, यूपीएससी में मे भी एलिमिनेशन में काम आ जाए, है ना। तो जो प्रिंट करने की जो पावर है बेसिकली करेंसी को, जो हम करेंसी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली वो आरबीआई एक्ट 1934 से निकल के आती है। आरबीआई एक्ट 1934 से प्रिंट करने की पावर निकल के आती है। वो प्रिंट करने की पावर देता है आरबीआई एक्ट 1934, है ना। और बेसिकली जो सारे मतलब एक तरीके से जो बैंक नोट्स होते हैं, मतलब जितने भी वो आरबीआई के द्वारा इशू करे जाते हैं, और उसमें अलग अलग सिनेरियो है कि इफ अगर आरबीआई प्रिंट कर रही है किसी करेंसी को, तो 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, 200 करोड़ में आई थिंक 100 करोड़ का सोना होना चाहिए, और कुछ आपका मतलब गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, मतलब कुल मिला के 200 करोड़ की आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। अब इसका भी सिनेरियो बता देता हूँ, चलो, इफ अगर आप इंटरेस्टेड हो कि यार 200 करोड़ क्यों, मतलब ठीक है 200 करोड़ रुपए है, वो क्यों रख रहा है, उसका क्या मतलब है। हमको पता है, हम बेसिक वे में पढ़ लेते हैं इसको, आई होप आपको भी पता ही है ये बेसिक चीज है, बट फिर भी कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज भी, कि यार आरबीआई करेंसी प्रिंट कर रही है, उसके हाथ में मशीन है, वो जब जब प्रिंट करता है, हमको क्या पता 200 करोड़ को उसके पास रिजर्व रखा है कि नहीं रखा है ना। वो ना चाहे तो नहीं रखे, हमको नहीं रिवील कर रही है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ इसमें क्या होता है। चलो एक इससे पहले एक और फैक्चुअल चीज बता देता हूँ कि ये चीज लिखी हुई कहाँ है। सेक्शन 33 आरबीआई एक्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि आपके पास गोल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मिला के आपका 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए टोटल। अगर आप कोई भी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, मतलब आपका एक तरीके से करेंसी, मतलब एक तरीके से आपका गोल्ड, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, फॉरेक्स रिजर्व, वो सारा 200 करोड़ होना चाहिए। सिनेरियो ये आता है भाई 200 करोड़ होना क्यों चाहिए, हमको थोड़ी पता है रख रहा है कि नहीं रख रहा है, वो ना चाहे ना रखे, हमको क्या पता चल रहा है, नहीं, ये चीज गलत हो जाती है। थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स कनेक्टिंग लिंक है, विदाउट कनेक्शन इसमें कुछ नहीं है, और कनेक्शन है तो सब कुछ है ना। सारे प्रीवियस कंसेप्ट से आपको हर एक चीज लिंकेज मिलेगा, जितने आगे पढ़ेंगे उनका प्रीवियस से लिंकेज मिलेगा, लिंकेज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इफ अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो आप उस 10, आपका पास 10 का नोट है यार, लेकिन पहले उससे पहले एक बार और कंफर्म कर दो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना, क्योंकि कंसेप्ट काफी अच्छा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो बेसिकली वो 200 करोड़ रुपए क्यों रखता है। मान लो 10 रुपए का आपके पास नोट है, इफ अगर आप आरबीआई के पास जाते हैं ना, या मान लो 100 रुपए का है, 10 का नोट है बहुत कम हो गया, 100 रुपए का आपके पास नोट है, आप आरबीआई के पास डायरेक्टली लेके उसको पूछते हो भाई मेरे को 100 रुपए का मेरा सोना दे दो। क्योंकि बेसिकली देखो, इफ अगर मार्केट में इन द सेंस कि मान लो कि आपके पास 100 का नोट है, अब उस चीज की 100 की वैल्यू क्या चीज डिफाइन कर रही है कि ये 100 रुपए का ही नोट है ना।
मार्केट के अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट भी उसमें हैम्पर होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस चीज की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है भाई ये 100 का नोट है, तो आपके पास बेसिकली उसके बराबर में, मतलब आप कोई तराजू पकड़ते हैं जो प्रीवियस चल रहा था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हो जाते हैं, आप उसको सेंटर में से पकड़ते हैं, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए होते हैं, तभी आप उसको मानते हैं कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। फिर एक भी नीचे चला जाता है तो आप दूसरे वाले में रख देते हैं कि हाँ यार बराबर आ जाने चाहिए। अब आरबीआई ने जितने के वो नोट रिलीज करती है उतना उसके पास रिजर्व होता है ना। अब अगर आप 100 का नोट लेकर उसके पास जाके पहुंचते हैं, तो मान लो कि भाई इफ अगर फेक करेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, कि फेक नोट आपके बहुत ज्यादा निकल गए, उस सिनेरियो में कैसे कंट्रोल कर पाएगी आरबीआई यार। मतलब आपने देखा होगा फेक नोट कितने छप जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो उस हिसाब से तो फेक करेंसी इफ मान लो डिट्टो कॉपी कर लेता है कोई भी और वो हो ही जाता है, बहुत ज्यादा चलन में आ जाती है फेक करेंसी, है ना। आपने देखा भी होगा डिमोनेटाइजेशन के समय भी, है ना, 2000 के नोट रिलीज नहीं हुए, उसके फेक करेंसी बन गई। जब वो फेक करेंसी आ जाती है उस टाइम पे वो कैसे उन सब चीजों को रिजोल्व कर पाएगा। तो उसके पास जो सोना बचा हुआ, जो सोना उसने रख रखा था अपनी करेंसी के बराबर, वही उसको उस सिनेरियो से निकालता है ना। 200 करोड़ रुपए का जो उसने सोना रखा था वही उस सिनेरियो को बाहर वहां से निकालता है। मतलब मान लो कि एक पल मतलब एक तरीके से जो 200 करोड़ का था उसने 200 करोड़ के बराबर अपने नोट रिलीज करे, लेकिन मार्केट में वो 400 करोड़, मतलब मार्केट में 400 करोड़ हो गए, मतलब मान लो ऐसे कि 200 करोड़ थे, 200 करोड़ के उसने नोट रिलीज कर दिए 100 के, लेकिन 100 के फेक करेंसी बाहर से आ गई, फेक करेंसी आ गई और फेक करेंसी भी 200 करोड़ की ही आ गई। अब उस केस में पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को पता ही नहीं चल रहा ये फेक है ये रियल है ना, ये वाला नोट फेक है ये वाला रियल है, पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो अब आरबीआई देखेगी भाई यार कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा पहुंच गया, लोग उस चीज को एक्सेप्ट भी करने लगे फेक करेंसी को, तो तब कैसे संभाली जाएंगे सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में यही 200 करोड़ आपका हेल्पफुल होता है। अब हेल्पफुल किस तरीके से कैसे होता है ना। तो आपको मतलब इफ अगर आपके मतलब करेंसी इतनी एक तरीके से आपके सर्कुलेट हुई है मार्केट में, अब मार्केट में करेंसी कितनी सर्कुलेट हुई है, कैसे हो रही है, कितनी वैल्यू हो रही है, वो वैल्यूएशन आपकी वहीं से निकल जाती है कि अरे यार इतनी फेक करेंसी, हम बताते हैं ना इतनी फेक करेंसी हमारे उसमें चल रही थी 2018 में। एक शायद कुछ रिपोर्ट भी निकल गई थी, मेरे को पता नहीं है कि फेक करेंसी कितनी थी, एग्जैक्ट फिगर मेरे को ध्यान नहीं है, तो उसने बताया कि इतनी फेक करेंसी। आप खुद सोचो यार, लोगों के पास इतना पैसा था तो उसको आरबीआई को पता कैसे चल जा रहा है कि इतने वो फेक करेंसी के नोट आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। तो मार्केट पूरा सिनेरियो वो पूरा देखा जाता है ना। इसका भी चलो मैं प्रोसीजर बता दूंगा, बट वो लिंकेज आगे होगा कि वो प्रोसीजर किस तरीके से अपना अपनाती है, किस तरीके से क्या होता है ना, बेसिकली। तो आप मान लो कि ये मार्केट सिंपल इन द सेंस आप ऐसे समझ लो, मार्केट के सिनेरियो को स्टेबल करने के लिए 200 करोड़ रखा जाता है। मार्केट के सिनेरियो को इफ अगर मतलब मार्केट के सिनेरियो को मेंटेन करने के लिए आपका 200 करोड़ रखा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई की इस इफ कोई भी दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, इन्फ्लेशन वगैरह कुछ भी ए टू जेड, फेक करेंसी का रिजोल्व मतलब फेक करेंसी बहुत ज्यादा चल जाती है, तो उस केस में यही चीजें जो आपको बचाती है। अच्छा चलो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट नहीं करती है क्या कुछ चीजें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रिंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास अलग है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करेंसी प्रिंट करने की पावर आपको पता ही होगी कि 4 करेंसी प्रेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि नासिक में है आई थिंक, देवास में है ना, काफी मतलब हैदराबाद में है, और एक हैदराबाद, पुणे और कौन? कोलकाता, और एक और है ना? तो वहां पे वो अपना कोइन कोइन को वो करती है मिंट, है ना। वो कोइन मिंट कर दे, कोइन मिंट इन द सेंस कि वो अपना कोइन बनाती है सिर्फ। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि सर, जब मतलब आप बताइएगा कि आरबीआई जब प्रिंट कर रही है, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं बेसिकली, है ना, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, एक के सिक्के पे तो चलो नहीं होते हैं साइन वगैरह। दो के दो का जो नोट निकलता है, दो का जो नोट निकलता था पहले, अब तो इतना नहीं चलता है। दो के नोट पे किसके साइन होते थे जब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर रही है, तो है ना, वो आप टाइप कर सकते हैं कि दो के नोट पे किसके साइन होते थे, है ना। आरबीआई हो रही है तो भाई आरबीआई का गवर्नर के साइन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिलीज कर रही है उस पर किसके साइन होते हैं, है ना, वो आप टाइप कर सकते हैं। तो आई होप को आपको ये वाला सिनेरियो समझ आएगा, सीनियर एज लीगल टेंडर,
है ना, ये वाली चीजें, और आरबीआई के एक्ट किस एक्ट में उसको पावर है क्या नहीं है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसको यहीं स्टॉप करें कि आगे पढ़ना है, क्योंकि डिस्कशन कर लेंगे।